आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज पलूस के इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी में मैं प्राध्यापक डॉक्टर मीनाक्षी विनायक कुरने आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रपत्र का विषय है चंद्रकांता के उपन्यास में चित्रित समस्याएं। चंद्रकांता साठोत्तरी पीढ़ी की प्रतिष्ठित साहित्यकार रही है। चंद्रकांता ने विविध विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। उपन्यास, कहानी, नाटक, आत्मकथात्मक संस्मरण, यात्रा, साहित्य, कविता आदि विविध विधाओं में उन्होंने अपनी कलम चलाई है या अपनी प्रतिभा की वह परिचय दे चुकी है। चंद्रकांता ने 7 उपन्यास लिखे। चंद्रकांता का अंतिम साक्ष्य उपन्यास आप सभी में चर्चित रहा है, यह आप सभी को मालूम है। इस उपन्यास में लेखिका ने रिश्ते और प्रेम संबंधों को बड़ी मार्मिकता से उकेरा है। ये उपन्यास जम्मू की ढक्कियों और एक डुग्गर परिवार की ठाकुरी आन बान के साथ भिन्न परिवेश की सच्चाइयों से परिचित करता है। इसमें जो समस्याएं चित्रित है वह उसका जिक्र मैं यहाँ पर करना महत्वपूर्ण समझती हूँ। अर्थाभाव की समस्या को लेखिका ने बहुत ही मार्मिकता से उद्घाटित किया है। अपना जीवन सुखमय करने की कोशिश हर सजीव प्राणी करता है। मनुष्य प्राणी तो बुद्धिजीवी प्राणी है। वह अपना जीवन यापन करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति अपनी योग्यतानुरूप काम तथा वेतन नहीं मिलता तो वह अपना संतुलन खो बैठता है। अर्थाभाव से पीड़ित कई दाम्पत्य परिवेश की चिंता से चिंतित होकर इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं होने के कारण अपने संतान को भी जन्म नहीं देते। वर्तमान जीवन में महंगाई ने तो अपनी सीमाएं तोड़ दी है। दिन रात परिश्रम करने के बावजूद भी उनके नसीब 2 वक्त की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल होता है। जीवनावश्यक जरूरतें पूरी करने में, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मानव सदियों से प्रयास करता रहा है, यह तो हमें ज्ञात ही है। अंतिम साक्ष्य उपन्यास में चंद्रकांता जी ने मध्यमवर्गीय परिवार के विवेचन कर उनकी आर्थिक स्थिति का सूक्ष्म अंकन किया है। लेखिका ने ऐसे पात्रों को रेखांकित किया है कि जो अर्थाभाव से पीड़ित है। नायक प्रताप सिंह बाबूजी हो या संगीत मास्टर अर्थ की समस्या से जूझते हैं। कठोर परिश्रम कर परिवार को सुरक्षित और आनंदी रखना चाहते हैं, लेकिन अर्थाभाव से उन्हें अनेक संकटों से सामना करना पड़ता है। अपनी इच्छा के अनुसार संगीत मास्टर अपने परिवार को सुख नहीं दे पाता, अतः उनका जीवन कष्टमय या पीड़ित होता है। बेरोजगार की समस्याएं। वर्तमान समय में बेरोजगार एक भयावह रूप धारण कर रहा है। व्यवसाय अथवा काम के अभाव में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें निकम्मे तथा कामचोर व्यक्ति का समावेश नहीं होता। डॉक्टर पद्मा चामले के विचार से बेरोजगार वह होता है जो काम तो करना चाहता है पर काम उपलब्ध नहीं होता। सामान्य रूप से वह व्यक्ति बेरोजगारी होता है जिसमें काम करने की क्षमता और इच्छा है, लेकिन प्रयत्न करने पर भी उसे काम नहीं मिलता। अंतिम साक्ष्य उपन्यास में संगीत मास्टर उपाधि प्राप्त करने करके भी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाता है या दर दर भटकते हैं। काम की तलाश में तन मन जुटा लेते हैं, परंतु कहीं पर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। घर में पत्नी और छोटे बच्चे भूखे सो रहे थे, अतः हार कर उन्होंने कोठे वाली बाई से अपनी कला का सौदा किया। यहाँ बाई नाच गाने वाले लड़कियों को कुछ चुटपटा हल्का फुल्का मसालेदार सिखाना चाहती थी। बेरोजगार मास्टर जी इस काम के लिए भी तैयार हो गए हैं। इन्हीं उन्हीं के शब्दों में, मैं समझौते पर तैयार हो गया। बाई के पास धन का अभाव न था और उस वक्त मेरे परिवार के अस्तित्व का प्रश्न मुझे सता रहा था। अर्थाभाव या बेरोजगार से पीड़ित मास्टर जी अपने परिवार को सुरक्षित और खुशहाल देखना चाहते हैं। भारी स्वर में या भरी आवाज में वह अपनी पीड़ा मीनू के साथ व्यक्त करते हैं। तीसरी समस्या है वेश्या समस्या। मानव समाज में कहीं न कहीं प्राचीन काल से वेश्यावृत्ति रही है। इस समस्या से हम प्राचीन काल से इस समस्या को हम देखते रहे हैं। इसे कभी भी समाज मान्यता या प्रतिष्ठा नहीं मिली। इस वृत्ति के मूल कारण में पुरुष प्रधान संस्कृति या समाज रहा है। अर्थाभाव यह गौण कारण है, क्योंकि बहुत सी स्त्रियां गरीब में भी अपना परिवार सुखी और आनंदी रखना चाहती है और रखती है। अर्थाभाव से त्रस्त होकर जीवन यापन करती है,
परंतु दुर्भाग्य से कई लड़कियों को अभिभावक न होने के कारण या माता पिता की मजबूरी का शिकार होना पड़ता है। ऐसे समय में रिश्तेदार और वह लड़की बोझ बन जाती है। परिणाम स्वरूप उसके जीवन की उपेक्षा होती है। प्रस्तुत उपन्यास की नायिका मीना के माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं। मीना उनके चाचा चाची के साथ रहती है। अतः चाची 12 साल की छोटी उम्र में ही बूढ़े 50 साल के रणवे लाला से उनका विवाह करती है। रात को जब बूढ़े ने मन्नू का घूंघट उठाया है, मायूस चेहरे पर दो निष्कप तरल दीप लिए नन्ही मीनू के चेहरे में अचानक उसकी नन्ही पोती का मुखड़ा झांक जाता है। तब बूढ़े लाला के रेशम के महीन इत्र से, महकते कुर्ते से, खिजाब रंगे पेशों से और मैला मोगरा के गजरों से सजे पलंग से ज्वालामुखी की लपेट उठने लगती है। लाला इन लपटों के अहंकार में झुलसने लगता है। उत्साह से उठे उसके हाथ निर्जीव मांस की लोथ से गिर जाते हैं। वहीं पर लाला का छोटा बेटा भी उन पर हावी होता है। अतः मीना को लाला वापस चाची के पास छोड़ देता है। चाची की नज़र से या चाची का ना करने का जो अंदाज़ा है वह देखकर लाला जो उम्र से बड़ा है वह चाची की बात का अंदाज़ लेते हैं और उसे वो कहते हैं कि ना करने पर उसके हाथ में 5,000 नकद रखते हैं और मीना को उनके पास छोड़ जाते हैं। तब चाची भी उल्टे पाँव उन्हें कोसती रही है, यानी कि मीना को वो कोसती है। फूटा भाग लेकर न आई होती तो जवान जहान माँ बाप को भी क्यों जीते जी मार जाती। अब चाची सवारेगी क्या खाक लाला तेरे चरित्र पर शक करता है, उसके जवान बेटे के साथ ऐसा उसे उल्टे वो कहकर डांटती है। प्रस्तुत उपन्यास में बूढ़े लाला ने अपनी नातिन की उम्र की होने के कारण मीना को छोड़ दिया तो चाची उनकी दूसरी शादी अधेड़ उम्र के जग्गन के साथ करती है। मीना उनके सामने हाथ जोड़कर पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती है, मुझे पड़ी रहने दो घर में चाची, सब काम करूंगी, खाना पकाऊंगी, कपड़े धोएंगी, रात को तुम्हारे पाँव दबाऊंगी। लेकिन चाची के सामने मीना की कुछ नहीं चलती। चाची के चेहरे पर हास्यास्पद कोमलताएं झलकती है। हट पगली, अब अपने घर खाना बनाना। कोई लड़की कभी हमेशा अपने माँ बाप के घर रहती है? तेरी किस्मत अच्छी थी कि जग्गन ब्याह के लिए राजी हो गया, नहीं तो एक बार जो मंडप चढ़ी उसका हाथ कौन थामता है। जग्गन जो यमदूत के जैसे भयावह चेहरे पर गज गज भर नकुली मूछे, जिसे देखकर मिन्नू पत्ते से कांप जाती है, जो अपने लंबे चौड़े अब सुनी जिस्म पर रोज सुबह तेल मालिश करके घंटों दंड पेलता था, हर जवान लड़की को छेड़खानी करता था, काम के नाम पर कभी कभी लोहे के जंग लगे टीन में छोले उबालता, सूरज ढलते तब वे आलू छोले सजाकर खेला ठेला लेकर चौके पर निकल जाता। ऐसे गुंड प्रवृत्ति के जक्कन की शादी उसकी चाची कर देती है। चाचा उसे समझाते हैं, बेटी लड़कियों का अपना घर ही भला, कब कैसा वक्त आज किसे मालूम, हम लोग भी क्या हमेशा बने रहते हैं। जग्गन ने कुछ दिन में उसे लाड़ प्यार किया। डरी सहमी मन ने 2 एक महीने उसे लाड़ भरी दीवानी लाड़ भरी दानवी नोच खसोट को सहने की आदी हो जाती है। परंतु कुछ ही दिनों में पति जग्गन उसे मदन दलाल के हाथों कोठी वाली को बेच देता है। कोठी वाली परीक्षा की दृष्टि से मीनू के बाल और शरीर के कटाव को देखती है। जब मीनू घर जाने की इच्छा प्रकट करती है तो कोठी वाली कहती है, बिट्टो यहाँ जो एक बार आता है वापस नहीं जाता। इस घर के दरवाजे के सिवा अब सभी दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए। इस प्रकार मिन्नू का पति उसे पैसे के लालच में बेच देता है। निष्पाप निरागस मिन्नू जो अपने घर का सपना लेकर यमदूत जैसे जग्गन को पति के रूप में स्वीकार करती है, परंतु पति जग्गन ही उसे एक कोठे वाली बाई से बेच देता है। उसके बाद की समस्या है अनमेल विवाह। विवाह मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य संस्कार माना जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों को एकत्रित रहने की या समाज मान्यता प्राप्त होती। इसमें दोनों की उम्र अथवा इच्छा का भी महत्व होता है। विवाह में आयु को महत्व दिया जाता है और जो स्वाभाविक ही है। विवाह समय वर और वधु की आयु असमान हो तो उसे अनमेल विवाह कहा जाता है। अनमेल विवाह में दोनों के आयु के साथ ही अगर स्वभाव संस्कार और प्रवृत्तियों में असमानता हो तो ऐसे संबंध भी अधिक दुखद होते हैं। आज भी हमारे समाज में विवाह एकाधिकार रूप में ही होते हैं। सामाजिक डर के कारण अनेक अभिभावक अपनी बेटी की शादी छोटी उम्र में ही कर देते हैं, जिसमें कई लड़कियों की जिंदगानियां बर्बाद होती है। साथ ही हमारे यहाँ इस बात की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि शादी में पत्नी से पति की उम्र अधिक होनी ही जरूरी है। अगर पत्नी पति से उम्र में ज़्यादा हो
तो उसकी उपेक्षा की जाती है। परिणाम स्वरूप अनमेल विवाहों की वृद्धि हो रही है। अनमेल विवाहों में पति पत्नी में कोई भी उम्र से कम अधिक हो सकता है। वर्तमान में नई शिक्षा और नए वातावरण से युवक युवतियों में जागरूकता और हृदय परिवर्तन की अपेक्षा थी, लेकिन सामाजिक भय से आज भी वे अनमेल विवाह में बंध जाते हैं। अनमेल विवाह के कई कारण होते हैं। कन्या के पिता अथवा वर के पिता की स्वार्थान्धता के कारण वर वधु की संगति के अलावा धन दौलत के आधार पर जबरदस्ती स्थापित होने वाले वैवाहिक ऋण बंधन मुक्त होने के लिए कन्या दान, लोभवश कन्या की बिक्री आदि अनमेल विवाह के विविध रूप या कारण माने जाते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या को विवेचित कर चंद्रकांता जी ने हमें संकेत दिया है कि विवाह दो जनों का संबंध नहीं तो दो हृदय का मिलन है, जिसके जड़ों में मानव समाज की सुरक्षा होती है। यह एक सामाजिक अनुबंध होता है जो मानव जीवन की पूर्ति के लिए आवश्यक भी है। इस उपन्यास में माँ बाप ने मृत्यु के कारण मीना अपने चाचा चाची पर बोझ बन जाती है। धन के लालच में अंधी हुई चाची मीना का विवाह 50 बरस के लाला के साथ करती है, जो कि लाला के लड़के भी मीना से बड़े हैं। लाला का छोटा बेटा उसकी ओर गिद्ध दृष्टि से देखता है और शरीर संबंध रखना चाहता है। लाला मीना पर तरस खाकर उसे चाचा चाची के पास वापस छोड़ आता है, परंतु चाची लाला को फुटकारती हुई कहती है अब बिल्कुल होश फुटकारते हुए जब कहती है तो लाला कहने लगता है अब बिल्कुल होश हवास में हो। तुमने लड़की की उम्र 21 साल बताई थी, अब तो 12 साल से ऊपर नहीं लगती। अतः चाची लाला से पैसे लेकर उसका विवाह फिर अधेड़ उम्र जग्गन से करती है, जिससे वो दोबारा अनमेल विवाह की शिकार बन जाती है। उसके बाद की समस्या है विवाहोत्तर संबंध। भारतीय संस्कृति में विवाह का विशेष महत्व है और इस संस्कार के कारण स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के साथ रहकर अपना जीवन जीते हैं या प्रेम संबंध निभाने की प्रतिज्ञा करते हैं। सुख दुख में एक दूसरे को साथ देते हैं या वो साथ देना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। लेकिन विवाह के पश्चात कभी कभी दोनों के बीच तीसरा व्यक्ति जब प्रवेश करता है और विवाहोत्तर संबंध की शुरुआत हो जाती है। ऐसे संबंध स्त्री पुरुष दोनों को भी भारी हो जाते हैं। इन संबंधों में आपसी टूटन, पराये व्यक्ति के बारे में यौवन आकर्षण, सहचार्य, संतानोत्पत्ति आदि कारण हो सकते हैं। आजकल स्त्री शिक्षा तथा नौकरी के हेतु घर से दूर जाती है। परिणाम स्वरूप वो किसी का सहारा चाहती है। यही सहारा या यही दोस्ती प्रेम संबंध में खरी उतरती है। मनुष्य अपने पारिवारिक जीवन से जब कटुता बढ़ने लगती है तो पहले के साथ छोड़कर नया साथी अपनाना चाहता है। इस संदर्भ में डॉक्टर अमोल कासार कहते हैं आज की स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ अल्पकालिक संबंध स्थापित करने पर दाम्पत्य जीवन के प्रति विश्वासघात नहीं मानती। पुरुष तो पहले से इस क्षेत्र में 2 कदम आगे हैं ही। अंतिम साक्ष्य में उपन्यासकार चंद्रकांता ने इस समस्या को उद्घाटित कर हमें मानव जीवन के मूल्यों को सुरक्षित रखने का संदेश दिया है। विवाहोत्तर संबंध मानव समाज के लिए घातक है। ऐसे अनैतिक संबंध मानवीय जीवन का ह्रास कर सकते हैं। इस उपन्यास में बाबूजी यानी कि प्रताप सिंह और बीजी अपनी घर गृहस्थी में सुखी थे, परंतु पुरुषी वृत्ति की लोलुपता हो या बाबूजी के मन का कोई अनजाना कोना खाली हो, अतः वे मीना की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मीना बार बार समझाती है तुम दीदी के पास लौट जाओ, लेकिन बाबूजी पीछे न मुड़ सके। बाबूजी के इन संबंधों का कारण पत्नी बीजी अंदर से टूट जाती है और उसका अंत होता है। बीजी की मृत्यु के पश्चात बाबूजी मीना को अपने घर ले आते हैं तथा पत्नी की कमी पूरी करना चाहते हैं। वे कहते हैं तुम्हें आज भी किसी सुख का लालच देकर साथ चलने के लिए नहीं कह रहा, बस थोड़ा सा सहारा चाहिए। मुझसे ज्यादा खिसकती मेरे घर के इस दीवारों को। दूसरी समस्या है धार्मिक आडंबर या अंधविश्वास की समस्या। इस तकनीकी युग में भी हमारे समाज में अंधविश्वास या धार्मिक आडंबर की समस्या ही अपना पैर फैला रही है। मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यहाँ हर रोज या दिन रात भर कई चैनलों पर यह धार्मिक आडंबर की कोई बातें फैलाई जाती हैं। प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार प्रसार इस धार्मिक आडंबरों का खुलेआम किया जाता है। आज भी कुछ पाखंडी पुजारी, पंडित या ओझे आदि स्वयं को धर्म के ठेकेदार मानकर धर्म की गलत धारणाएं फैला रहे हैं। फलस्वरूप धार्मिकता का मूल पवित्रता या धार्मिकता की जो मूल पवित्रता होती है वह खत्म हो रही है। महज प्रदर्शन, जातिवादी मानसिकता का बढ़ावा, रूढ़ी परंपराएं,
देवी देवताओं की स्वार्थवश पूजा अर्चना, दान दक्षिणा आदि कर्मकांड में धर्म ने अपना विश्वास खो दिया है। इस संदर्भ में सूर्य नारायण भट्ट जी लिखते हैं, आज धर्म की आलोचनाएं उनके बाह्य आडंबर स्वरूप तक ही सीमित होती है। इसका प्रभाव प्रगतिशील होता है, न समाज से। उल्टे इसमें आपस में कटुता और अज्ञान का ही बीजारोपण होता है। अंतिम साक्ष्य उपन्यास में बीजी के मौत से दुख के घर में फिर से आनंद या उत्साह का माहौल निर्माण करने के लिए विकी की बुआ घर में पुजारी को बोलकर या पंडित को बोलकर पूजा अर्चा करने का कार्य करती है। अंतिम साक्ष्य में बीजी के मौत से दुखी घर में फिर से आनंद उत्साह लाने के लिए या बीजी की आत्मा घर में न भटके, इस अंधश्रद्धा से बुआ कहती है, देशी अपनी आत्मा घर में छोड़कर गई है। भरा पूरा घर लड़के वाली जिंदगी में जिसकी आस उम्मीद की सभी कुछ अधूरा ही है तो रह गया है। बहू का मुख देखने की कितनी साध रखती थी, उसके लिए पूरे व्रत अनुष्ठान होने चाहिए, नहीं तो उसकी आत्मा भटकेगी। तथा अपने विचारों के अनुसार बीजी की आत्मा की शांति के लिए वह उपाय सोचाती है। बहरहाल बुआ ने पूजा पाठ करवाए, ब्राह्मणों को भोजन और दान दिया, दिन तक या रात में भगवत गीता का पाठ करवाया। ब्राह्मणों की इस रीति नीति और कर्मकांड अपनाए गए। बाबूजी ने कहीं भी इनकार नहीं किया। परिवार के बड़े पुजारी शर्मा जी रोज शाम आकर भगवत गीता का पाठ करते थे। भगवत और रामायण से छोटी छोटी कथाएं श्रोताओं को सुनाते थे। साथ ही बाबूजी को पत्नी बीजी की मृत्यु से पूर्ववत होने के लिए बड़ी सहानुभूति सहृदयता से समझाते हैं। परंतु जब 11वें दिन दक्षिणा में धोती कुर्ता के अलावा सूट का कपड़ा लेने की जिद करते हैं तो इसमें उसका स्वार्थ दिखाई देता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत उपन्यास में चंद्रकांता जी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार का अंकन किया है। उन्होंने यहाँ जिन पात्रों को उद्घाटित किया है उनके माध्यम से अनेक समस्याओं को विवेचित किया है। मध्यवर्गीय परिवार के अर्थाभाव का वास्तव चित्रण संगीत मास्टर के कारण हुआ है। बिना माँ बाप की बच्ची मीना की दर्द भरी दास्तान से अनेक समस्याओं को लेखिका ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अनमेल विवाह, बाल विवाह, वेश्या समस्याएं, पति प्रताप सिंह के विवाहोत्तर संबंध से पीड़ित बीजी, लालची चाचा की अमानवीयता, बूढ़े लाला के हवस की भूख की शिकार बनी मीना तथा पति जग्गन के असंवेदनशील व्यवहार से घायल मीना, साथ ही धार्मिक आडंबर में फंसी बुआ जैसे पात्रों को सहजता से उभारा है। संक्षेप में इन समस्याओं का कारण स्त्री के प्रति भारतीय समाज की अमानवीयता ही रही है। जब तक हम पुरुषार्थ या स्वार्थी पुरुषी वृत्ति को सुरक्षित रखेंगे तब तक मीना जैसे कई स्त्रियों को न्याय हम नहीं दे सकते। इसकी ओर लेखिका यहाँ पर संकेत करना चाहती है। धन्यवाद।